Hello, my dear children. Welcome back to the another video of class 11 biology chapter first. और कल मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी, टेक्सोनॉमी, टेक्सन ये सारी टर्म्स क्या की थी, एक्सप्लेन की थी। और मैंने आपसे कहा था कि आज की क्लास में हम करने वाले हैं टेक्सोनॉमिक रैंक। तो बच्चों हमने हायरार्किकल ऑर्डर जो किया था उसमें आपको याद है हायरार्किकल ऑर्डर सबने याद कर लिया था। ट्रिक अच्छी लगी थी? अगर समझ में आई थी तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आज भी की ये क्लास जो है वो भी ऐसे ही तैयार की है। कोशिश की है कि आप लोग इजीएस्ट वे में समझ जाएं कि ये टेक्सोनॉमिक रैंक्स है क्या बेसिकली। तो बच्चों या तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम पढ़ते हैं तो हम उसको टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं, अदरवाइज हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी पढ़ सकते हैं। तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें, एक बार डिक्रीजिंग ऑर्डर याद कर लेते हैं। तो व्हाट वी हैव स्टडीड कि टेक्सन लोएस्ट टेक्सन हम कह सकते हैं कौन है, स्पीशी इज द लोएस्ट टेक्सॉन। इसमें क्या होता है बच्चों, स्पीशीज जो होती हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा, यानी कि दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। इतना रिलेट करते हैं एक दूसरे से, इतना रिजेंबल करते हैं कि हम उनको मानते हैं कि एज दे आर फ्रॉम द सेम पेरेंट। दूसरी स्पीशी की खास बात यह होती है कि स्पीशीज जो होती हैं वो अपने एक दूसरे से रिजेंबल तो करती ही हैं, कौन कौन से वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में वो एक दूसरे से बिलोंग करती हैं, रिलेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बात की तो यहाँ पर मैंने आपको सेपियंस लिखा हुआ है ना। ये जो सेपियन टर्म थी जॉन रे ने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब की थी। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको धीरे धीरे अभी सभी का एग्जाम्पल समझाऊंगी। फिलहाल पहले मैं आपको डेफिनेशन के टर्म्स में समझा देती हूँ। जीनस क्या है, रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप। जितनी भी स्पीशीज एक जैसी होंगी, रिलेटेड स्पीशीज के ग्रुप को हम जीनस कहते हैं। ठीक है, इनके पास भी क्या होंगे, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। एक जीनस में जितनी भी स्पीशी होंगी उनके सबके सेम कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, और जब बहुत सारी रिलेटेड जनरा मिल जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं फैमिली, यानी कि असेंबलेज ऑफ रिलेटेड जनरा। एक जैसी जीनस जो होती हैं वो मिलकर के बनाती हैं हमारी फैमिली। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें भी आपको गिवन है होमिनिडे। फिर ऑर्डर की मैं बात करती हूँ। ऑर्डर क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। अब बहुत सारी रिलेटेड फैमिलीज मिलकर के ऑर्डर बनाती हैं। अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैं भी आपको समझाऊंगी, थोड़ा सा लाइट का यहाँ पर इशू है। फिर क्लास की अगर हम बात करते हैं, क्लास में क्या होता है, सेवरल रिलेटेड ऑर्डर्स। एग्जाम्पल आपको गिवन है मैमेलिया। फाइलम की अगर हम बात करें तो फाइलम क्या होते हैं, क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, है ना। क्लासेस हैविंग द सेम फीचर, जितने भी क्लासेस का सेम फीचर होगा वो सब एक फाइलम में रखे जाएंगे। और ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम्स को हम रखते हैं किंगडम में। अच्छा तो बच्चों, मैंने आपको आसान तरीके से समझाना है बिल्कुल कि ये टेक्सोनॉमिक रैंक्स है क्या। थोड़े सा डिस्टर्बेंस हो रही थी ग्रीन बोर्ड पे, तो मैंने सोचा कि चलिए व्हाइट बोर्ड पे वापस से आ जाते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। ये सारी चीजें आप बुक से आसानी से पढ़ लेंगे। किंगडम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम, फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, रिलेटेड ऑर्डर्स, family, genus, species and so on, and we have so many examples of it. ठीक है, दिक्कत कहाँ हो रही है, दिक्कत हो रही है इसको रिकॉग्नाइज करने में, समझने में। भाई किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, तो इसको समझने के लिए एक छोटा आसान मैंने कोशिश की है कि आसानी से आप लोग समझ जाएं इसको। चलिए तो मैं फटाफट से बताती हूँ आपको कि मैंने इसको समझने के लिए कैसे तैयार किया है बच्चों। तो देखिए, आई हैव टेकन किंगडम द हाईएस्ट रैंक। अगर हम छोटे से मैं आपको इसे समझाना शुरू करूंगी और बड़े से, दोनों तरीके से मैं आपको समझाती हूँ फटाफट से। ठीक है, तो फाइलम भी है यहाँ पर, किंगडम भी है यहाँ पर। वी आर हैविंग क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी, राइट। तो आई हैव टेकन किंगडम एज कंट्री, मैंने किंगडम को कंट्री माना है, फाइलम को स्टेट माना है, क्लास को मैंने सिटी माना है, कॉलोनी, ऑर्डर को मैंने कॉलोनी माना है, फैमिली को मैंने फैमिली ही लिया है, जीनस को मैंने जनरेशन लिया है, और स्पीशी
को मैंने सन या डॉटर लिया है। अब इसको आसानी से समझते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम स्मॉलेस्ट टेक्सॉन से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा सन या डॉटर, राइट। तो मैं इसको सन या डॉटर लिखती हूँ, सन या डॉटर है ये हमारा, ठीक है। अब ये सन या डॉटर कहाँ रहते हैं, ये सन या डॉटर किसके पार्ट है, दिस सन एंड डॉटर इज अ पार्ट ऑफ जनरेशन, है ना। तो इनके अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक होंगी जो इनकी जनरेशन में होगी, जो इनकी जनरा में होंगी। क्या इनके पास सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होंगी, जी हाँ। अब ये जो जनरेशन है ये इकट्ठा कहाँ रह रही है, फैमिलीज में रह रही है, यानी कि फैमिलीज के पास भी कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होंगी जो जनरेशन में है और जनरेशन से सन या डॉटर में आई है। अब ये फैमिलीज कहाँ रहती हैं, कॉलोनी में रहती हैं। तो आपको पता है हम लोग ऐसे कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जो एक जैसे लोग होते हैं वो एक जैसी कॉलोनी में रहते हैं। कोई कॉलोनीज होती है जैसे हम पॉश एरियाज कहते हैं, तो वहाँ पे रिच रिच लोग रहते हैं, वो सिमिलर एक जैसे लोग। कुछ कॉलोनीज स्लम एरियाज हो गए, ये भी एक तरीके की कॉलोनी एस्टैब्लिशमेंट है, यहाँ पे गरीब गरीब लोग रहते हैं। एक एरिया होता है जहाँ पे सारे लॉयर्स ही रहते हैं, एक एरिया होता है जहाँ पर, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज बना ली है ना, हिंदू की कॉलोनी अलग, मुस्लिम की कॉलोनी अलग। फिर हमने आपको इसमें क्या कहते हैं, ये डिपेंडिंग ऑन द ऑक्यूपेशन हमने फैमिलीज डिफरेंट क्या कर लिए, एस्टैब्लिश कर लिए। तो ये क्या करती है, ये फैमिलीज जो है वो कॉलोनी में रहती है ना। तो कॉलोनी में क्या है, रिलेटेड फैमिलीज है। सन या डॉटर में क्या है, जनरेशन, ठीक है। जनरेशन क्या रहती है, फैमिली में रहती है, फैमिली रहती है हमारी कॉलोनी में। यहाँ तक की बात समझ आई। अब ये कॉलोनी जो है ये कहाँ रहती है, ये एक जैसी कॉलोनीज, ये इतनी सारी जो कॉलोनीज है वो कहाँ रहती है, वो सिटी में रहती है। अब ये जो सिटी है ये कहाँ रहती है, सिटी कहाँ है, स्टेट के अंदर है। और ये जो इतने सारे स्टेट्स हैं, रिलेटेड स्टेट है, क्या हर स्टेट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं बाउंड्री है, जी हाँ। दे आर शेयरिंग सम ऑफ द कॉमन थिंग्स, हर स्टेट कुछ ना कुछ कॉमन शेयर कर रहा है, जी हाँ। ये कॉमन शेयर करके किसके अंडर आ रहे हैं, किंगडम, यानी कि हमारे कंट्री के अंदर, ठीक बात, सही है। अब इसको यहाँ पर रिटर्न में समझ लेते हैं। स्पीशीज व्हाट, सन या डॉटर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया स्पीशीज जो होती हैं वो बहुत सिमिलर होती हैं, ऐसे लगता है कि वो एक ही पेरेंट के हैं। तो ये सन या डॉटर, सन एंड डॉटर आर ऑफ सेम पेरेंट, तो स्पीशीज रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स। जनरा की अगर हम बात करते हैं, जनरा इज नथिंग एल्स बट जनरेशन, आप मान सकते हैं जनरेशन क्या होती है, रिलेटेड होती है, क्योंकि जनरेशन में क्या होती है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फैमिली क्या है, असेंबलेज ऑफ जनरा, यानी कि जब बहुत सारी जनरेशन एक साथ रहती हैं तो दैट टुगेदर मेक्स व्हाट, फैमिली, है ना। ऑर्डर यानी कि कॉलोनी, तो कॉलोनी में क्या होती है, रिलेटेड फैमिलीज रहती हैं। क्लास इज सिटी, सिटी क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड कॉलोनीज। फाइलम क्या है, ऑल सिटीज वर्किंग या ऑल सिटीज हैविंग सेम फीचर, जितनी भी सिटीज है जिनके सेम फीचर्स हैं और they are sharing some of the common characteristics constitute a state. And finally these common states, ठीक है, including all the related states, it forms a country, a country. So country is nothing else but kingdom itself. So are we clear with this? Now is it easy? I think it is. I think it is quite easy now to remember all these taxonomic ranks: kingdom, phylum, class, order, family, genus, species, right? So यार बेटे इसमें डिटेल में जाने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. You just have to memorize the order. You just have to memorize 1 or 2 line definition with one example of each, and that is sufficient, right? Now we are moving towards our next topic, taxonomic age. चलिए let's get started and do it. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सोनोमिक एज. अब बच्चों जब हमने टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की हैं तो बहुत जरूरी है कि इनके लिए हम क्या करें, कुछ ना कुछ, क्योंकि बहुत सारी जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं या रैंक्स में रखते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, राइट. तो कुछ एज प्रोवाइड किए गए हैं, एज यानी कि एक तरीके से हेल्प. तो कुछ मेजर्स, कुछ हेल्प प्रोवाइड किए गए हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को और अच्छे से आइडेंटिफाई, नेम, क्लासिफाई और कंजर्व करने के लिए. जितने भी टेक्सोनोमिक एज होते हैं बेसिकली ये क्या है, एक तरीके से रिजर्व मटेरियल है, कंजर्व मटेरियल है, जिनको हम रिसर्च वर्क में स्टडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट टेक्सोनोमिक एज
मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हर्बेरियम, म्यूजियम, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स। ये कुछ टर्म्स आपने पहले भी सुनी होंगी। चलिए अब इनके बारे में फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो टैक्सोनॉमिक एड्स आर व्हाट? दे आर टैक्सोनॉमिक एड्स आर मेंट टू हेल्प for identification, nomenclature, classification, conservation of organism, for study and research. स्टडी और रिसर्च के लिए जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिज्म की, तो उसको हम टेक्सोनॉमिक एड कहते हैं। बहुत सारे टेक्सोनॉमिक एड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं जो कि आपकी एनसीईआरटीज में भी गिवन है। द वेरी फर्स्ट वन इज हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है बच्चों? देखिए, मतलब आप डेफिनेशन के थ्रू समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ और अच्छे से, ठीक है? तो हर्बेरियम इज व्हाट? इट इज डिपॉजिटरी। डिपॉजिट मतलब जब कुछ हम जमा करके रखते हैं ना, तो डिपॉजिटरी है हर्बेरियम। किसकी डिपॉजिटरी है? ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन की। प्लांट को ड्राई करके, सुखा करके जब हम उनको कंजर्व करके रखते हैं ताकि हम उनको स्टडी कर पाए, रिसर्च कर पाए उनके लिए, तो उस ड्राइड डिपॉजिटरी को हम हर्बेरियम कहते हैं। इस डिपॉजिटरी में होता क्या है बेसिकली? इसमें इंफॉर्मेशन होती है कलेक्टेड प्लांट की, और जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसको पब्लिश किया जाता है। अगर वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रेलेवेंट होती है, एक्सेप्टेड होती है, तो उसको पब्लिश कराते हैं। उसको पब्लिश कराते हैं कौन से बुक में? फ्लोरा। फ्लोरा इज द टर्म यूज्ड फॉर प्लांट्स एंड फाउना इज द टर्म यूज्ड फॉर एनिमल्स। फ्लोरा प्लांट्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली टर्म है, और फाउना हम एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इज दैट क्लियर? तो हर्बेरियम क्या होता है बच्चों? चलिए पहले उससे पहले वाला पॉइंट फटाफट से कर लेते हैं। लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड इज, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हर्बेरियम जो है वो कौन सा है? रॉयल बोटानिकल गार्डन। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ हर्बेरियम में क्या करते हैं। एक स्टैंडर्ड शीट, हर्बेरियम की शीट्स आती हैं, स्टैंडर्ड साइज होता है इन शीट्स का। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों? कोई भी एक प्लांट स्पीशी लेते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि उस प्लांट जो भी हम कलेक्ट करें तो हम उसको रूट के साथ कलेक्ट करें। लेकिन जब हम बड़े प्लांट्स का कलेक्शन करते हैं, ट्रीज का कलेक्शन करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम उसको रूट के साथ कलेक्ट करें और उसके सारे पार्ट्स अच्छे से हम उस हर्बेरियम शीट पर दिखा पाए, क्योंकि बेसिकली है तो शीट, और जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है समटाइम्स, जिन्हें हम कलेक्ट करना चाह रहे होते हैं, जिनको स्टडी करना चाह रहे होते हैं। तो अब ये क्या हमने करना होता है, हम क्या करते हैं, अगर बड़े प्लांट्स हैं तो उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हम अलग अलग पेजेस पर क्या कर लेते हैं, उनको माउंट कर लेते हैं, चिपका लेते हैं, लेबल करते हैं, और उस पर हम क्या करते हैं, डेट लिखते हैं जिस दिन हमने कलेक्ट किया, सीजन लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, जहां से हमने वो कलेक्ट किया वो प्लेस लिखते हैं। हम हर वो पॉसिबल इंफॉर्मेशन उसमें कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे हम उसको स्टडी करने में इजी हो जाए। तो कोशिश हम करते हैं कि रूट्स के साथ कलेक्ट करें, रूट के साथ नहीं कर पाते हैं तो हम उसके फ्लोरल पार्ट्स को कलेक्ट करते हैं ताकि हम उसको डीपली स्टडी कर पाए, क्योंकि फ्लोरल कैरेक्टर से हम आसानी से किसी भी प्लांट को पहचान लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने ये प्लांट कलेक्ट किया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, प्रोसीजर की अगर हम बात करें हर्बेरियम की, तो हम सबसे पहले प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसको अच्छे से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद उसको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने का प्रोसेस ये होता है कि हम उसको न्यूज़पेपर्स में प्रेस करके रखते हैं, और इससे क्या होता है कि उसका सारा वाटर कंटेंट जो होता है वो खत्म हो जाता है, और न्यूज़पेपर्स को टाइम टू टाइम हम चेंज करते रहते हैं। वाटर कंटेंट खत्म करने के पीछे रीजन ये है बच्चों कि अगर उसमें वाटर कंटेंट रह जाएगा, मॉइस्चर रह जाएगा, तो आसानी से उसके ऊपर माइक्रोबियल क्या कर सकते हैं, उस पर अटैक कर सकते हैं, उसको फंगस इन्फेक्शन हो सकता है और हमारा स्पेसिमेन जो है वो खराब हो सकता है। तो हम उसको पूरी तरीके से ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद उस शीट पर हम उसे माउंट कर देते हैं। माउंटिंग इज पेस्टिंग। हम उसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करते वक्त ध्यान ये रखना होता है कि सारे के सारे पार्ट जो है वो क्लियरली विजिबल हो, ताकि कोई भी प्लांट जो है एक दूसरे के ऊपर लैप ना हो रहा हो, कोई भी एक दूसरे के ऊपर आ ना रहा हो, ताकि हम उससे अरेंजमेंट पता लगा सके, लीव्स का फ्लोरल अरेंजमेंट क्या है, ये सारी डिटेल्स, माइनर से माइनर डिटेल हमें मिल पाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से माउंट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं। लेबल करते वक्त हम जितने पॉसिबल नाम हमें पता होते हैं वो बता देते हैं, बाकी की इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होती है। उस इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए डेट, टाइम, कलेक्टर का नाम, जिस जगह से कलेक्ट किया हुआ है, वो सारा रिकॉर्ड हम इसमें दे देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हर्बेरियम। आगे बात समझ। हर्बेरियम आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपके घर के आसपास जो भी वाइल्ड प्लांट्स हो आप उसको कलेक्ट कीजिए और उनको अच्छे से प्रेस कीजिए, माउंट कीजिए, उनको लेबल कीजिए और
अपना खुद का हर्बेरियम बनाइए। फ्री टाइम है, आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस लॉकडाउन पीरियड। अगर आप चाहते हैं अपनी खुद की हर्बेरियम मेंटेन करना तो कुछ यूजफुल प्लांट्स के आप हर्बेरियम बना सकते हैं। चलिए, coming to the next taxonomic aid, that is botanical garden. Botanical garden is botany is related to plants. मैंने आपको पहले भी बताया है, और गार्डन से आप खुद से समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर प्लांट्स की बात करने वाली हूँ। तो बॉटैनिकल गार्डन वो जगह होती है, वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर हम प्लांट्स के स्पेसिमेन को क्या कर सकते हैं, क्या करके रखते हैं, कंजर्व करके रखते हैं, ताकि हम इनका रेफरेंस ले सके, इन्हें स्टडी और रिसर्च में मदद कर सके हमारी। और यहाँ पर बोटानिकल गार्डन्स में जो भी प्लांट लगे होते हैं वो सारे के सारे वेल लेबल्ड होते हैं। उनके साथ उनकी फैमिली का नाम लिखा होता है, उनका जेनेरिक नेम, उनका स्पीशी नेम, ठीक है। जितनी जरूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है बोटानिकल गार्डन से वो हमें मिल जाती है। नेक्स्ट वन इज म्यूजियम। म्यूजियम का नाम आप सबने सुना होगा, आप लोग ने बहुत बार विजिट भी किया होगा। हमारे दिल्ली में भी म्यूजियम है, आप वहां भी जा सकते हैं। कभी भी आप एजुकेशनल ट्रिप बनाए तो म्यूजियम या बोटानिकल गार्डन जो भी आपके पॉसिबल हो वो हम लोग घूम करके आए और देख करके आए कि भाई टैक्सोनॉमिक एड्स होते क्या है। चलिए फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ म्यूजियम के बारे में। तो म्यूजियम इज व्हाट? म्यूजियम इज दैट प्लेस जहां पर स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके रखा जाता है इन प्रिजर्वेटिव। दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रिजर्वेटिव क्या होता है? कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, लिक्विड होता है केमिकल, जिसके अंदर कंटेनर्स के अंदर एक ग्लास जार में भरा होता है, उसके अंदर हम एनिमल्स को या प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। क्योंकि भाई अब प्लांट्स को तो हमने ड्राई क्या कर लिया, प्रिजर्व कर लिया, लेकिन हर चीज ड्राई नहीं हो सकती। मान लीजिए हमें स्टेम को स्टडी करना है और स्टेम जो है वो हम ड्राई करके उसको पेस्ट नहीं कर सकते, माउंट नहीं कर सकते, उसकी जो सेल्स होंगी वो डेड हो जाएंगी। तो क्योंकि हमें उन्हें स्टडी करना होता है तो हम उन स्पेसिमेंस को प्रिजर्वेटिव्स में कंजर्व करके रखते हैं। ये प्रिजर्वेटिव ग्लास जार में होता है, केमिकल सब्सटेंस इनके अंदर होते हैं, हम इनमें प्लांट्स और एनिमल को स्टफ करके प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट म्यूजियम। Now come to the next category, that is zoological part. Again I have discussed this term many a times to you people. Zoological is related to animals, यानी कि the place where living wild animals are kept, जहाँ पर लिविंग एनिमल्स को रखा जाता है प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में ह्यूमन केयर के अंडर, उन्हें हम जूलॉजिकल पार्क कहते हैं, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क्स के अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी उनको बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी यहाँ पर टेक्सोनॉमिक एड में है टेक्सोनॉमिक कीज। अब जान लेते हैं फटाफट से टेक्सोनॉमिक कीज क्या होती है। बेसिकली ये एनालाइज करने के मेथड्स हैं जो कि हेल्प करते हैं हमें आइडेंटिफाई करने में, और आइडेंटिफिकेशन हम सिमिलैरिटीज या डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर करते हैं किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग स्पीशी का। अब इसमें हमेशा हम हर के पास क्या होता है, दो ऑप्शंस होते हैं। ये दोनों ऑप्शन हमेशा क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। जो रेलेवेंट होता है, जो सही होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है, और जो रेलेवेंट नहीं होता उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं की जाती है। तो टेक्सोनॉमिक एड यहाँ पर हमारा खत्म हो गया। टेक्सोनॉमिक एड में हमने पढ़ा हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क, और हमने पढ़ी टेक्सोनॉमिक कीज। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम करेंगे, और ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, तो इसको आपने ध्यान से करना है। मीनवाइल अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, आपको याद करने में आसानी हो रही हो, if you are liking the way I am teaching you, like, subscribe and share my channel. Thank you.